चलिए सबसे पहले हम बीपीएससी के पीवाईक्यू देख लेते हैं पाला आर्ट से रिलेटेड एंड जॉट डाउन कर लेते कुछ सब पॉइंट्स जिससे रिलेटेड बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको पीडीएफ दिखाया था, ये पीडीएफ हमने शेयर कर रखी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें पीवाईस क्यूज हैं। तो हिस्ट्री के हमने पीवाईस क्यूज को सेग्रीगेट किया था, 56 टू 59 बीपीएससी से लेके 69 बीपीएससी तक के पीवाईस क्यूज है, मेनली लास्ट 10 इयर्स के पीवाईस क्यूज है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 56 टू 59 बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे पाला आर्ट से रिलेटेड। सो यहाँ पे आप जब देखोगे तो इसमें पटना कलम पेंटिंग पूछा गया था 3rd नंबर, तो इसमें नहीं पूछा गया पाला आर्ट। 60 टू 62 बीपीएससी में पाला आर्ट से रिलेटेड, इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, मॉडर्न आर्ट एंड एनालिसिस इम्पैक्ट इन बिहार, यही आपको लिखना था। आई होप आपने लिखा हो इस पे। जैसा मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था, आई होप उसको वो ध्यान में रखते हुए आपने इसको लिखा होगा। नेक्स्ट हम आते हैं 63rd बीपीएससी में। 63rd बीपीएससी में अगर हम देखें तो पाला आर्ट पूछा है नहीं, अगेन इसमें पटना कलम भी पूछा है पेंटिंग स्टाइल। नेक्स्ट हम आते हैं 64th बीपीएससी में, इसमें पाला आर्ट पूछा है, लेट्स सी। आगे इसमें मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा है। नेक्स्ट हम आते हैं 65th बीपीएससी में, तो इसमें आई थिंक पूछा है, यस। तो क्या पूछा है, पहला हमें मिल गया फीचर ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, 2 पार्ट हमें मिल गए। तो 2 सब टॉपिक तो हमें करना ही करना है, तो फीचर ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड दूसरा जो सब टॉपिक है इट्स रिलेशनशिप विद द बुद्धिज्म, ये 2 टॉपिक तो हमें करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 66 बीपीएससी में पाला आर्ट पूछा है कि नहीं पूछा, अगेन पटना कलम पेंटिंग पूछा हुआ है, ठीक है, इसमें भी नहीं पूछा है। नेक्स्ट हम आते हैं 67 बीपीएससी में, पाला आर्ट पूछा है कि नहीं, इसमें नहीं पूछा था, इसमें मॉडर्न आर्ट पूछा था, ये तो मैंने ही पेपर दिया था, इसमें मॉडर्न पूछा था, ठीक है, तो ये भी हमें नहीं करना, ये तो हम कर चुके हैं। 68 बीपीएससी, इसमें देखते हैं पाला आर्ट पूछा है कि नहीं पूछा, आई थिंक नहीं पूछा था, पटना कलम पूछा है, पटना कलम पूछा था एंड केव्स पूछा था, डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन द ईस्टर्न इंडिया। अब यहाँ पे देखो केव्स है, आप इसको देख के बोलोगे कि आपने तो सिर्फ 5 ही टॉपिक लिखवाए हैं, मॉडर्न आर्ट, पाला आर्ट एंड पटना कलम, टेम्पल आर्किटेक्चर और मधुबनी पेंटिंग, अब हम केव्स कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन भी देखो कहाँ पे पूछा है, शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा है, ईस्टर्न इंडिया, बेसिकली दे आर रेफरिंग टू द बिहार एंड बंगाल सेक्शन, बंगाल और बिहार का जो पार्ट था उसमें केव्स का डेवलपमेंट। तो हमने केव्स कहाँ पढ़ा, हमने केव्स पढ़ा ना मॉडर्न में, ठीक है, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो, उसके लिए कुछ ज्यादा अलग से आपको समझने की और सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत केव्स का रेफरेंस हम पाला में भी पढ़ेंगे, ऐसा हमें कुछ सिग्निफिकेंट नहीं मिला है, बट वही 2-3 केव्स को थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई और इलेबोरेट करके लिख दोगे तो उससे केव्स भी हैंडल हो जाएगा। ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्वेश्चन कोई भी प्रिपेयर करके नहीं जाएगा, बस उसी में सोचना है कि कहाँ से आप कंटेंट उठा के लिख सकते हो जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। एंड ये भी ध्यान में रखो कि मेंस का जब भी आप आंसर लिखोगे, 20 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन आप परफेक्ट लिखो, ठीक है, किसी में आपको मतलब लिख के भी छोड़ देना है, आपको उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उसका आपके पास कंटेंट नहीं है। बट हमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से लिखने हैं कि हमारा ओवरऑल मार्क्स अच्छा आए। आप हर क्वेश्चन को टू दी परफेक्शन नहीं लिख सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे, उससे घबराना नहीं है, उसमें थोड़ा माथा शांत करके सोचना है कि केव्स मैंने कहाँ पढ़ा है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ा, ठीक है, जितना मेरे पास कंटेंट है वही हम लिख देंगे। पर्पस मैंने पढ़ लिया, आर्किटेक्चर मैंने पढ़ लिया, फीचर्स उसका देख लिया, ठीक है,
किसके लिए बनाया गया था वो देख लिया, लोकेशंस हमें पता है, एग्जांपल्स हमें पता है, 3 एग्जांपल्स मैंने दिए थे, उसी को एक्सप्लेन कर दोगे, इट विल बी सफिशिएंट फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 8 मार्क्स का 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इवन इफ यू आर गेटिंग 3.5 और 4 इट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट हम आते हैं 69 बीपीएससी में। 69 बीपीएससी में मॉडर्न पूछा है, तो पार्लर से रिलेटेड हमें 56 टू 59 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला है, सरप्राइजिंग। ठीक है, तो हमें चलिए दो टॉपिक तो मिल गए, एक तो हमें फीचर्स पढ़ना है पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड दूसरा हमें पढ़ना है क्या, इट्स रिलेशनशिप विद द बुद्धिज्म। ठीक है, इसके अलावा भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, ऑलराइट, इसके अलावा भी हम देखेंगे, अब डिटेल फॉर्म में देखेंगे, इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे, इसका कुछ इम्पैक्ट्स भी देखेंगे, तो हम सारे चीज को कवर करेंगे। जैसे हमने मॉडर्न में बहुत ही होलिस्टिक वे में उसको कवर किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो पहला था, आप लिखिए पहले कि पीवाईक्यू को एनालिसिस किया हमने, तो हमें 2 सब टॉपिक मिले, एक क्या मिला, फीचर्स, एंड दूसरा क्या मिला हमें, इट्स रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म, ये सब टॉपिक मिले। तो ये दोनों तो हमें करना ही करना है, बाकी जो सब टॉपिक है वो भी हम करेंगे। जैसे मैंने बताया इट्स का इम्पैक्ट हो गया कि क्या इम्पैक्ट पड़ा पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ओवरऑल बिहार में, एज वेल एज हमें जो भी इन्फ्लुएंस उसका मिला, एंड साथ साथ हम इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी देखेंगे, क्योंकि पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए थे, तो वो भी हम देखेंगे। तो इसके अलावा भी 2 टॉपिक हम और देखेंगे, इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे, एंड साथ साथ मतलब जो बुद्धिज्म का प्रमोशन इन्होंने किया, जो जो आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया, इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा तिब्बत वाले रीजन में, ठीक है, वहां पे भी बुद्धिज्म प्रोपोगेट हुआ, तो वो सारे में क्या इम्पैक्ट पड़ा, साथ साथ हम इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आप सब टॉपिक लिख लीजिए कि हम लोग ये चीज को कवर करेंगे। तो पीवाईक्यू एनालिसिस से हमें सिर्फ ये टॉपिक्स मिले, बट इसके अलावा 2 चीज हम और देखेंगे। अगर ये 2 टॉपिक को आप लिख लेते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप एक जेनरिक जीएस का क्वेश्चन लिखते हो, उसमें अगर पॉजिटिव लिखते हो, कुछ निगेटिव भी हैंडल दे दोगे, एंड साथ साथ उसको दोनों को कंक्लूडिंग एक रिमार्क दे दोगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट्स कॉल्ड अ कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म इम्पैक्ट ये सब ज्यादातर कोई नहीं पढ़ता है, बट यही आपको एक एज देगा बाकी योर कॉम्पिटिटर्स के अमंग। ठीक है, तो चलिए पीवाईक्यू एनालिसिस हमने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं पाला आर्ट। तो इससे आपको ना मैं तरीका भी बता रही हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, मेंस का टॉपिक पढ़ने से पहले ऑलवेज गो थ्रू वंस द पीवाईक्यू, देखो उस टॉपिक से कौन कौन से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, एंड उसका लिस्ट बना लो, एंड देन रीड दैट टॉपिक। तो उससे आपको ना पता चल जाएगा, अच्छा मुझे इस टॉपिक में, फॉर एग्जाम्पल आप जीओ इको में आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आप वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ रहे हो, जस्ट गो थ्रू वंस, मेहनत लगेगा, पीवाईक्यू देख लो 10 साल का, एंड जस्ट गो थ्रू वंस, किसी क्वेश्चन में वुमेन रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पूछा है तो लिख लो उस सब टॉपिक को, सो दैट जब आप उसको रीड करोगे, फॉर एग्जाम्पल किसी इंटरनेट सोर्स से ही रीड कर रहे हो या हमारी नोट्स भी पढ़ रहे हो, तो जस्ट लुक फॉर दैट सब टॉपिक ऑल्सो कि वो सब टॉपिक कवर है कि नहीं कवर है। अगर नहीं कवर है, डू द एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, खुद से सर्च करो एंड उसको भी लिखो, क्योंकि वो बीपीएससी ने पूछा है, तो इट्स मोस्ट प्रोबेबल कि उसका रिपीटेशन होगा, उस थीम का रिपीटेशन होगा, उस सब टॉपिक का फिर से रिपीटेशन होगा। तो क्यों ना हम लोग ये एक्सरसाइज खुद कर लें और एक सेफ साइड में रहें, तभी हम बोल सकते हैं कि जो मेरी नोट्स है किसी सब टॉपिक पे या टॉपिक पे वो कंप्लीट है, बीपीएससी के डिमांड के अकॉर्डिंग कंप्लीट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The Pala art and architecture basically means क्या? The art and architecture which is evolved during the Pala dynasty. Pala dynasty कब थी? 8th century से लेकर 12th century के बीच में थी। To be specific 770 से लेके 1150 एडी तक थी ये, और ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो ये डायनेस्टी, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर दैट इज फ्लरिश्ड ड्यूरिंग 8th century to 20th century, mostly
located in Bihar and Bengal regions of India. Bihar and Bengal regions of India. And this is considered to be one of the best contemporary art forms of the Indian society. ठीक है, आप ये भी ऐड कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कुछ कोटेशंस भी ऐड कर सकते हो. एक कोटेशन मैंने निकाला था, कहीं मुझे मिला नहीं था, बट मैंने सर्च किया. एक एडी तारनाथ थे, तिबेटियन मॉन्क थे. उन्होंने मेंशन किया था यहाँ पे दो पाला डायनेस्टी के टाइम पे दो फेमस रिनाउंड स्कल्पचर थे, जो स्कल्पचर्स बनाते थे, स्कल्पचर थे. तो वो जो आर्टिस्ट थे उनका नाम था, वो फादर और सन का डुओ था, उनका नाम था धीमान और विथपाला. ठीक है, उनके बारे में उन्होंने लिखा था, दो एडी तारनाथ थे, उन्होंने बताया था कि ये जो दो स्कल्पचर हैं, जो आर्टिशियन हैं, इन्होंने जो स्कल्पचर जो बहुत फेमस हुआ था पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, उसके एक तरीके से फाउंडर है. दे आर द फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ द कास्ट मेटल images and the sculptures which has been evolved during the period of Pala dynasty, mostly during the period of धर्मपाला और देवपाला. ठीक है, धर्मपाला देवपाला कौन थे? पाला डायनेस्टी में किंग्स थे. ठीक है, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में ही एक कोटेशन आप लिख लो, मतलब एक वैल्यू एडिशनल पॉइंट लिख लो कि एडी तारनाथ कौन थे? ये एक टिबेटन मॉन्क थे. इन्होंने बोला था पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो फेमस रिनाउंड आर्टिशंस नेम धीमान एंड विथपाला, ये दोनों फादर और सन का डुओ थे. दे आर द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ कास्ट मेटल स्कल्पचर्स. अगर आपको इसमें स्पेसिफिक होना है कि किन के पीरियड में ज्यादा पॉपुलैरिटी इन्होंने गेन किया था, वो थे धर्मपाला एंड देवपाला. इनके टाइम पे इन्होंने काफी पॉपुलैरिटी गेन की थी. तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन. अब खुद ही सोचो, इतना सारा डिटेल, इतना सारा वैल्यू एडिशनल पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया, तो आगे का सोचो हम कैसे इसको कवर करेंगे. ठीक है, तो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब भी होगा, जस्ट राइट द इंट्रोडक्शन लाइक दिस: द आर्किटेक्चर विच हैज बीन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द पाला डायनेस्टी बिटवीन 8th century to 12th century. ठीक है, and it is one of the best contemporary art forms that is being evolved in the country. And one famous statement has been given by the A.D. Tarnath, the Tibetan monk, that the sculpture or the artisans, the father and son duo, Dhiman and Vithpala, are the founder of the school of the cast metal sculptures. And they have been flourished the art of the sculpture during the period of the धर्मपाला and देवपाला particularly. ये आपको लिखना है. ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका. अब नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ द पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर. हमने मॉडर्न आर्ट में जैसे पढ़ा था स्टेट आर्ट, फोल्क आर्ट है. इसमें टाइप्स वैसे नहीं हमने कैटेगराइज किए हैं. इसमें टाइप्स हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी कैटेगरीज कि आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म्स कौन सी है. पेंटिंग्स इसमें पाई जाती थी एंड स्कल्पचर्स इसमें काफी फेमस हुए थे, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में ही लिखा है, इसमें सिग्निफिकेंस दिखा दिया है कि स्कल्पचर आर्ट फॉर्म का कितना महत्व है पाला आर्ट फॉर्म में. ठीक है, उससे आपको प्रायोरिटी भी डिसाइड हो गई है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा है तो आपको स्कल्पचर तो उसमें मेंशन जरूर ही करना है, बिकॉज दिस इज द हाईलाइट ऑफ द पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे.
3 कैटेगरीज. व्हाट आर द 3 कैटेगरीज? फर्स्ट जो कैटेगरी है आपका वो आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म्स. दूसरा जो कैटेगरी है आपका वो है पेंटिंग्स. एंड जो तीसरा जो कैटेगरी है मैंने अभी बताया कि क्या है, स्कल्पचर्स. स्कल्पचर मेन हाईलाइट है, ये हमारे इंट्रोडक्शन से भी पता चलता है कि स्कल्पचर कितना इंपॉर्टेंट था. ठीक है, आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे? महावीरास, महावीरास नहीं महाविहारास, मतलब पैलेसेस. जो हमने विहारस पढ़ा था, गुहा विहारस पढ़ा था. चैत्यास. ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे टेम्पल्स, स्तूपास. तो ये 4 आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे इसको. पेंटिंग्स में भी 3 टाइप के पेंटिंग्स हमें देखने को मिले हैं पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में. वॉल पेंटिंग, मतलब टेम्पल में गए, स्तूपा में गए, महाविहार में गए, वहां पे घुसते के साथ हम देख रहे हैं वॉल पे पेंटिंग्स बनी हुई है, तो वॉल पेंटिंग्स. मुराल पेंटिंग्स भी होता था एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स भी होते थे. तो ये तीनों पेंटिंग्स हम लोग पढ़ेंगे. तो पेंटिंग्स में मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ. पेंटिंग्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वॉल पेंटिंग्स, मुराल्स. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें वॉल पेंटिंग हो गया, मुराल्स हो गया एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग. ये 3 टाइप ऑफ पेंटिंग हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम स्कल्पचर पे आते हैं. तो स्कल्पचर इज द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर. इसमें हम 2 टाइप के स्कल्पचर पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल दैट इज बीइंग यूज्ड टू मेक दीज स्कल्पचर्स. तो वो था ब्रॉन्ज और स्टोन स्कल्पचर. तो इसमें भी हम लोग 2 टाइप का पढ़ेंगे. क्या क्या पढ़ेंगे? एक स्टोन एंड एक ब्रॉन्ज. स्टोन स्कल्पचर्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स. ठीक है, तो ये ओवरऑल टाइप हमने पढ़ लिया पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कि आप क्या क्या इसमें पढ़ोगे अंदर. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म से. ठीक है, फिर उसके बाद हम पेंटिंग पे मूव करेंगे, फिर स्कल्पचर्स पे मूव करेंगे, फिर उसके बाद हम रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा बुद्धिज्म का, क्या इन्फ्लुएंस पड़ा बुद्धिज्म का पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में. फिर थोड़े बहुत इम्पैक्ट उसके देखेंगे, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ा बिहार पे. एंड उसके बाद हम लोग इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे. देन वी आर फाइनली कंक्लूडिंग इट. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट था आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म्स. ये मैंने इसीलिए इसे डिवाइड किया है सो दैट आप थोड़ा सा ये दे पाओ, एक स्ट्रक्चर दे पाओ अपने आंसर को कि आपने जो बड़े बड़े उसके आर्ट फॉर्म्स थे, ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, तो मैंने उसको आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म में तोड़ दिया. मुझे कहीं पेंटिंग्स मिला तो मुझे वहां पे पेंटिंग्स आर्ट फॉर्म में तोड़ दिया. एंड देन उसके बाद हमें कुछ स्कल्पचर, मैंने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो मैंने उसका एक अलग कैटेगरी ही बना दिया. तो एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ पाओ इसीलिए मैंने इसको तोड़ा है. वहां पे स्टेट आर्ट एंड फोल्क आर्ट जो मॉडर्न आर्ट में हमने देखा, वहां पे मुझे डायरेक्ट ऐसा मिल रहा था कंटेंट कि मॉडर्न आर्ट में फोल्क आर्ट्स एंड स्टेट आर्ट, स्टेट स्पॉन्सर, बट यहाँ पे मुझे वो क्लियर डिमार्केशन नहीं मिला कि दीज आर स्पॉन्सर्ड और नॉट, और दीज आर सोली बी प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल. स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है. दैट्स व्हाई आई हैव कैटेगराइज्ड दिस इनटू दिस सेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी की किस टाइप का आर्ट फॉर्म है. ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म्स. ठीक है, अब इसमें हम लोग पहला देखेंगे. हमने पहला क्या देखा था? महाविहारस. ठीक है, तो हम लोग उसी को अभी कवर करेंगे. इसमें भी वैसे ही हम लोग देखेंगे कि हम पर्पस देखें, फीचर्स देखें, डायग्राम होता डायग्राम बनाए, फिर हम लोकेशन पे जाएंगे. तो विहारस जैसे उसमें हमने देखा था, इट इज मेनली फॉर द रेसिडेंशियल पर्पसेस.
ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, इट इज मेनली फॉर द रेसिडेंशियल पर्पजेस फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। पाला डायनेस्टी में जो लीडर्स थे, जो भी किंग्स थे, धर्मपाला हो गया, देवपाला हो गया, ये सब काफी ज्यादा बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस थे। तो कहीं भी उनको मॉन्क्स दिखते थे उनके डायनेस्टी में घूमते हुए, तो दे ट्राई टू मेक सच विहारा जहां पे उनको वो रेसिडेंशियल फैसिलिटी दे पाए। ठीक है, इसके साथ साथ ही जस्ट बिकॉज वो मॉन्क्स थे, वो चाहते थे कि बुद्धिज्म के प्रिंसिपल और टीचिंग को जितना ज्यादा स्प्रेड कर सके, तो कहीं से कहीं भी वो प्रीचिंग करना स्टार्ट कर जाते थे। तो यहीं पे कभी कभी सभागार में रखा भी जाता था, और जहां वो बुद्धिज्म के जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है वहां प्रीच करने लगते थे। तो दिस विहारास कैन ऑल्सो बी सर्व्ड एज, इसको बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर की भी तरह इसको यूज करने लगे वो लोग। तो इसका दो पर्पस है। पहला पर्पस हम देख रहे हैं, तो पहला पर्पस था रेसिडेंशियल फैसिलिटी फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। दूसरा पर्पस था इट ऑल्सो सर्व्ड एज बुद्धिज्म एजुकेशनल सेंटर्स। दो पर्पस हमने देख लिया। अब चलिए कुछ इसका फीचर्स देख लेते हैं कि किस तरीका का होता था। तो चलिए हम डायग्राम पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे कि क्या क्या इसमें फीचर्स थे। आई होप आप लिखते भी जा रहे हो साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है तो इसको लिखना भी है आपको, छोड़ मत देना, वरना फिर बाद में रिवीजन के लिए कुछ नहीं रहेगा। भले हम आपको नोट्स दे देंगे, बट जो कंसेप्ट आप यहाँ समझ पा रहे हो नोट से पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको समझने में। यहाँ पे आप मेरी लेक्चर सुन के वो अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, नोट्स में अब मे बी आपको 2-3 रीडिंग लगे उसको समझने में। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए इफ यू हैव ज्वाइन दिस कोर्स। तो चलिए, महाविहारस कैसा था पाला आर्ट के टाइम, तो उसमें हमने देखा था वो भी रेक्टेंगुलर ही शेप का था, ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है। उसमें जो कोर्टयार्ड था, मॉडर्न आर्ट का मैं बात कर रही हूँ, उसमें सर्कुलर कोर्टयार्ड था। यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड ही है। ठीक है, और इस कोर्टयार्ड में मॉडर्न में इसी में डायरेक्ट रूम्स ओपन होते थे। यहाँ पे क्या है, रूम्स के साइड बाय साइड भी कुछ ओपन स्पेस दिए हुए हैं, ये रूम्स नहीं है। एंड यहाँ पे पेरिफेरल में ये सारे रूम्स है। कलर चेंज हो गए। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है, दिस सेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये आपका हो गया कोर्टयार्ड। ठीक है, जो आंगन होता, जो कॉमन एरिया है, ये ओपन रहता था। इस वाले सेक्शन को पोर्च बोलते हैं और बिरंडा भी बोलते हैं। एंड जो पेरिफेरल पे जो सेक्शन है उसको रूम बोलते हैं। ठीक है, ये मल्टी स्टोरी भी होती थी, मतलब फ्लोर्स भी होते थे इसमें। तो ये था स्ट्रक्चर पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर महाविहारस का। तो आप इसको क्या करोगे, ब्रैकेट में डालोगे, कभी भी आंसर में लिखो, नोट्स में लिखो, मेक दिस ए हैबिट, तभी वो एग्जाम में जाके आप रेप्लिकेट कर पाओगे। फिगर लिखोगे महाविहारस, जितना ऑर्गेनाइज बना सकते हो बना लो। यही सारे प्रैक्टिसेस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नोट्स मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। यही सारे प्रैक्टिसेस आपको ना फिर वो हेल्प करेंगे जब मेंस का आंसर राइटिंग करोगे तो। ठीक है, तो इस एक बार हम लोग इसका फीचर्स देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, सो फीचर्स में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर का शेप, तो क्या है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। मल्टी स्टोरी भी होता था ये, मतलब फ्लोर्स होते थे इसमें। मल्टी स्टोरी का मतलब 2-3 फ्लोर्स के महाविहारस बने हुए हैं। कॉमन कोर्टयार्ड्स पाए जाते थे इसमें।
ठीक है, ये थर्ड नंबर पॉइंट हो गया। कॉमन कोर्टयार्ड्स पाए जाते थे, ऊपर जो फ्लोरिंग बनती थी आगे खाली ही स्पेस होता था। ठीक है, एंड ऑल्सो रूम्स जो थे वो पेरिफेरल पे थे। एंड कोर्टयार्ड से कनेक्टेड वेरांडा और पोर्च भी पाए जाते थे, जिसमें रूम्स ओपन होते थे। इसके में रूम्स ओपन होते थे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स हो गए महाविहारास को लेके। ठीक है, अब हम तो इसका क्या देखेंगे, हमने पर्पस देख लिया, हमने डायग्राम देख लिया, अब हमने फीचर्स भी देख लिया। लास्ट थिंग इज लेफ्ट, हमें इसका लोकेशन देखना है। चलिए लोकेशन भी देख लेते हैं। तो महाविहारास कहाँ कहाँ फाउंड हुए हैं, लोकेशन। मैंने पहले ही बताया था कि पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काफी सारे एग्जांपल्स और लोकेशंस आपको मिलेंगे, तो डोंट लीव अ चांस टू मेक अ बिहार मैप। जहां बना सकते हो बना दो, 3-4 लोकेशंस आपको मिल रहे हैं, आराम से बनाओ। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है विक्रमशिला महाविहारास। कहाँ पे लोकेशन है इसका, विक्रमशिला का भागलपुर में। ठीक है, उदंतपुरी महाविहारास कहाँ पे इसका लोकेशन हो गया आपका, बिहार शरीफ नालंदा में। ठीक है, फिर एक सीमपुर महाविहारस, ये कहाँ पे आपका पड़ा, ये आपका बिहार में नहीं है, बिहार के बगल वाले रीजन बांग्लादेश में ही पड़ा था, नाव गांव उसको बोलते हैं, तो बांग्लादेश वाला रीजन में था ये। उदनपुरी बिहारा, जो वहां पे आप देखोगे महाविहारास का जो स्ट्रक्चर हमें मिला है, वो कहीं ना कहीं जो तिब्बतियन फर्स्ट मोनेस्ट्री जो बना था तिब्बत में, उन्होंने इंस्पिरेशन लिया था उदयनपुरी महाविहारा से, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो एंड एज वेल इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल विक्रमशिला जो महाविहारा था किसने बनाया था, प्रीलिम्स पढ़ा है तो पता होगा, विक्रमशिला महाविहारस बनाया था धर्मपाल ने। उदयनपुरी महाविहारस किसने बनाया था, गोपाला ने। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हो। देन इस यहां से भी आप सीख सकते हो कि कैसे आप प्रीलिम्स के नॉलेज को भी मेंस में डाल सकते हो, फैक्ट्स से रिलेटेड। तो आपके आंसर में 2-3 पॉइंट्स, 2-3 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब फेच करने का तरीका है, प्रीलिम्स का भी नॉलेज यूज करो मेंस में, एंड मेंस क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो प्रीलिम्स का फैक्ट्स भी बहुत इजीली याद हो जाएगा। लोकेशंस में लिखो, पहला लिखिए आप विक्रमशिला महाविहारस। विक्रमशिला कहाँ पे है, भागलपुर में। किसने बनाया था इसको, धर्मपाला ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उदयनपुरी महाविहारस, ये कहाँ पे है, बिहार शरीफ नालंदा में है। ठीक है, बिहार शरीफ नालंदा में है। इसको किसने बनाया था, गोपाला ने बनाया था। तीसरा हम लोग देखते हैं, ये इंडिया का तो नहीं है, बस सॉरी बिहार का तो नहीं है, सिमपुर महाविहारस, ये कहाँ पे था, बांग्लादेश में था। ठीक है, अब यहीं पे आप एक वैल्यू एडिशनल पॉइंट और थोड़ा सा ब्रीफ करके हाईलाइट करके इसको भी लिख सकते हो कि जो उदयनपुरी महाविहारस था, इट एक्ट एज अ इंस्पिरेशन फॉर द फर्स्ट मोनेस्ट्री इन तिब्बत। डिजाइन का इंस्पिरेशन लिया गया था उदयनपुरी महाविहार से। तो यहां से भी आप इम्पैक्ट लिख सकते हो कि कैसे इम्पैक्ट पड़ा पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का दूसरे भी कंट्रीज में, कैसे यहाँ पे बिहार का नेम ऊपर आ रहा था कि यहाँ के जो उदयनपुरी महाविहार है उसका डिजाइन कहीं ना कहीं तिब्बत में रेप्लिकेट किया गया। तो इट एक्ट हैज ए मॉडल फॉर द फर्स्ट मोनेस्ट्री दैट वाज बिल्ड इन द तिब्बत रीजन। ठीक है, सेमपुरी महाविहारस को धर्मपाल ने ही फाउंड किया था। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ मैं, तो धर्मपाला ही ने फाउंड किया था। तो ये सारे लोकेशन है महाविहारस के, आप लिख दीजिए इसको। अगर आपको बनाना है मैप तो लेट्स मेक मैप ऑल्सो, तभी प्रैक्टिस होगी, क्लास में सीख लो फिर कोई दिक्कत ना नहीं होगी आपको।
जब तक यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हाउ यू कैन इमेजिन कि आप जाके एग्जाम में बना दो। रफ डायग्राम ही बनाना है, हमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हमेशा कुछ भी टेरन बनाओ ना, बिहार का या इंडिया का, उसको थोड़ा रफ कर दो। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बक्सर सारण वाला पार्ट है, यहाँ से बल्ज हो गया। ये ऊपर वाला पार्ट ज्यादा निकला हुआ है, नीचे वाला पार्ट जो बाका वाला पार्ट है वो थोड़ा अंदर की तरफ है। ठीक है, यही सब कुछ कुछ मेजर पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे लिख दो, ये बिहार का मैप है। सबसे पहला हमने देखा विक्रमशिला। हमें पता है यहाँ वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन भागलपुर का है। तो बस हमें डायरेक्ट पिन पॉइंट नहीं करना है, वी हैव टू बस शो कर दो ऐसे करके कि दिस रीजन इज क्या, विक्रमशिला वाला। एंड नालंदा हमें पता है कि यहाँ पे नालंदा है, इस वाले रीजन में नालंदा, ये वाला जो रीजन है ये नालंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट पड़ेगा वो हमारे क्या है, कौन सा है, उदंतपुरी महाविहारा। तो बस हमें इतना मेंशन कर देना है। तो ये हो गया हमारा विक्रमशिला, एंड ये हमारा हो गया उदंतपुरी महाविहारस। ठीक है, मैप बना दो एंड बॉक्स में डाल दो। फिगर में लिख दो लोकेशंस और महाविहारास। ठीक है, आई होप ये बना लिए हो गया। नहीं बनाया हो तो पॉज करके बना लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चरल ही आर्ट फॉर्म में। दूसरा जो है हमने देखा था, और से पहले मैं आपको रिवाइज ही करवा देती हूँ कि हमने क्या देख लिया अभी। महाविहारास हमने देख लिया। दूसरा हम चैत्यास देखेंगे, टेम्पल्स देखेंगे, स्तूपा देखेंगे। ठीक है, तो चैत्यास चलिए देखते हैं आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म में। चैत्यास, ठीक है। सो चैत्यास, चैत्यास बेसिकली क्या होता था, इट इज अ टाइप ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल, इट इज अ काइंड ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल। तो ऑब्वियसली किस चीज के लिए यूज होगा, रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज होगा ये। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, चैत्य बेसिकली मीन्स द हॉल, द असेंबली हॉल। तो वहां मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए, बुद्धिस्ट प्रीचिंग के लिए इसको यूज किया जाता था। और जो ट्रेडिशन था चैत्यास को बनाने का, वो हॉल बनाने का, वो बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने का, वो कहीं ना कहीं पाला आर्ट्स के थ्रू ही डाइवर्सिफाई किया गया, पॉपुलराइज पाला डायनेस्टी के ही टाइम पे किया गया। ठीक है, कुछ फीचर्स अगर हम देख लेते हैं, तो बड़ा सा हॉल होता था ये, तो पर्पस हमें क्लियर हो गया। बड़ा सा ये हॉल होता था जिसके ज्वाइंट में पूल्स भी रहते थे, साथ साथ विहारास भी रहते थे। फॉर एग्जांपल विहारास बना हुआ है, उसी का एक सब पार्ट है चैत्यास, एक हॉल बनाया हुआ है, एक टेम्पल की तरह उसको रूप दिया गया है, जिसमें बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस चलती थी। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन हो गया, प्रीचिंग हो गई, ये उसमें कंडक्ट होता था। एज वेल एज चैत्यास के बगल में ही पॉन्ट एडजॉइन रहता था। तो बेसिक इसमें यही है, इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और चैत्यास आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, जहां जहां महाविहारास थे वहां वहां आपको चैत्यास मिलेंगे। तो जो आपका एग्जाम्पल महाविहारास में हमने देखा कि भागलपुर हो गया, ठीक है, बिहार शरीफ, नालंदा हो गया, वहां पे आपको चैत्यास भी मिलेंगे जो पाला आर्ट के टाइम डाइवर्सिफाई हुए थे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो पर्पस लिख लेते हैं कि इसको क्यों बनाया गया था। दिस इज फॉर बुद्धिज्म practices. What kind of practices? For example, meditation, praying, etc. ये पर्पस हो गया। फीचर्स हमारे लोग अगर देखेंगे तो बेसिकली इट इज अ हॉल, काइंड ऑफ असेंबली हॉल, can we call it as type of Buddhist temple, made alongside with Mahaviharas
and it is also joined with ponds. ठीक है, इट इज ऑल्सो ज्वाइंट विद द पॉन्ड्स। तो ये हो गया। बाकी एक जेनरिक पॉइंट देना चाहोगे तो यहां पे लिख सकते हो द स्ट्रक्चर ऑफ चैत्या और द आर्ट फॉर्म ऑफ चैत्या। स्ट्रक्चर हटा दो, आर्ट फॉर्म लिख दो। आर्ट फॉर्म ऑफ चैत्यास आर more diversified during the पाला पाला डायनेस्टी, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। इतना ही है चैप्टर्स में। इसमें कुछ असेंबली हॉल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता था, अटैच होता था महाविहार के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आप वही लिखोगे, उदयनपुरी महाविहार के साथ उदयनपुरी चैप्टर डाल दो आप। नालंदा में पाया जाता था एंड भागलपुर वगैरह में पाया जाता था। ठीक है, वहां से हमको इसके रिलिक्स मिले हैं, उसके स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जहां से हमने ये चीज को डिकोड किया है। अब नेक्स्ट जो है देख लेते हैं कौन कौन सा हमने कर लिया, इससे आपको भी क्लैरिटी रहेगी कि कितना अभी और पढ़ना है आपको। सो हमने महाविहारस कर लिया, हमने चैत्यास कर लिया, तो ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम टेम्पल पे आते हैं। सो टेम्पल, सो टेम्पल्स पाला जो रूलर्स थे वो बुद्धिज्म को तो फॉलो करते ही थे, बट दे ऑल्सो हैव मेड द टेम्पल्स विच कैन बी फाउंड इन द नालंदा और विक्रमशिला रीजन। वही सेम नालंदा वाले बिहार शरीफ रीजन में एंड विक्रमशिला भागलपुर वाले रीजन में। ठीक है, तो जो टेम्पल्स थे, ऑब्वियसली जब हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू रीड द डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है उसमें वो चीज हम उसमें देखेंगे, जो भी आर्किटेक्चर जो इंडिया लेवल पे फाउंड होते हैं उसी में आप जब देखोगे तो एक जो आर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग वंगा बोलते हैं, वंगा स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, वो नगारा जो स्टाइल है आर्ट फॉर्म टेम्पल आर्किटेक्चर का उसी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो नगारा स्टाइल ऑफ जो टेम्पल देखोगे तो उसमें ना सिखाड़ा बनाया जाता है, जो टेम्पल का आर्किटेक्चर होता है सिखाड़ा। तो वांगा में ये थोड़ा सा यहाँ के बिहार के लोकल स्टाइल को मर्ज करते हुए उस सिखाड़ा को राउंडेड बना दिया गया। ठीक है, तो उसको इसीलिए यहाँ पे जो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो टेम्पल हमें दिखते हैं वो लोकल वंगा स्टाइल में है। मतलब जो सिखाड़ा जो है वो कर्व फॉर्म में है, कर्वलीनियर सिखाड़ा से, जो जो पिनेकल इसको बोलते हैं कर्वलीनियर सिखाड़ा से। ठीक है, उसी तरह जो विंडोज भी बनते थे तो उसमें वो लैंचेड विंडोज बनाते थे, तो विंडोज में भी वो कर्व दिखता था, कॉर्बेड लैंचेस विंडोज उसको बोलते थे, तो वो बनाते थे वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली टेम्पल किस लिए यूज होगा? फॉर द रिलीजियस पर्पसेस, अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग द बुद्धिज्म दे ऑल्सो बिल्ड द टेम्पल्स। ठीक है, तो फॉर द रिलीजियस पर्पसेस, तो उसमें पर्पसेस अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो था, जो फीचर्स आप लिखोगे तो फीचर्स में आप ऑब्वियसली लिखोगे कि it is of the local Vanga style. Vanga style are like derived from the Nagara style of the temple architecture. ठीक है, तो ये आप लिखोगे और उसमें कुछ कुछ फीचर्स आप दे दो कि फीचर्स में क्या क्या था। फीचर्स में यही था जो कर्व लीनियर उसका पिनेकल होता था जिसको सिकाड़ा बोलते थे, जो विंडोज होते थे वो कॉर्बेट शेप में होते थे। ठीक है, उसके अलावा जो रूफ जो बनती थी, जो रूफ ऊपर जो बन रही है उसमें कुछ डिजाइन दिए रहते थे, वॉल्टेड रूफ्स बनते थे उसमें, तो वो भी आप बता सकते हो जो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर से डिराइव थे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पर्पस हम देखेंगे, रिलीजियस पर्पस फॉलोइंग हिंदुइज्म एज वेल। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस हो गया। फीचर सब में आप बताओगे लोकल वंगा स्टाइल derived from
नगाड़ा स्टाइल, ठीक है। लोकल वंगा स्टाइल डिराइव फ्रॉम द नगाड़ा स्टाइल। नेक्स्ट हम आते हैं, और क्या इसमें फीचर्स थे? कर्विलीनियर, कर्विलीनियर पिनेकल, जिसको शिखारा भी बोलते हैं। और ये कर्विलीनियर कैसा था, मतलब नगाड़ा में आप देखोगे बहुत ही पॉइंटेड होता था, इसमें था कि कर्विलीनियर ऐसे बना हुआ है, तो ऊपर का जो शिखारा है वो ऐसे रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्विलीनियर। शिखारास और द पिनेकल। विंडोज जो थे लैंचेट कॉर्बेल्ड विंडोज, ठीक है, लैंचेट कॉर्बेल्ड विंडोज। एंड रूफ में भी हमें कुछ पैटर्न दिखने मिले थे, ठीक है, रूफ में भी कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखने को मिला था। तो वॉल्टेड पैटर्न उसमें पाया गया था जो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो वॉल्टेड रूफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्पायर्ड फ्रॉम साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये फीचर हो गया, ये पर्पस हो गया। ऑलराइट, कुछ और एक डायग्राम भी आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कर्विलीनियर शिखारास में आप एक और डायग्राम बना सकते हो। मैं भी अभी एग्जाम्पल आपको दूंगी, तो उसको आपको बस करना है गूगल पे सर्च करके देख लेना कि क्या उसका शेप था, जिससे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इस तरीके का शेप था कर्विलीनियर पिनेकल्स। तो चलिए हम कुछ लोकेशंस देख लेते हैं इसके। टेम्पल्स, लोकेशंस। तो लोकेशंस में एक आप देखोगे भागलपुर रीजन में कहलगांव एक एरिया है, वहां पे एक मंदिर है, गुफा मंदिर, तो उसका आप डालो। वो वंगा लोकल स्टाइल है जो पाला टाइम के, पाला डायनेस्टी के टाइम ही बनाया गया। दूसरा एक टेम्पल है शिवा टेम्पल, कोंच गया डिस्ट्रिक्ट में, जो गया डिस्ट्रिक्ट में कोंच एरिया है, वहां पे शिवा टेम्पल है। वहां पे भी आपको ऐसा कर्विलीनियर पिकारा, कर्विलीनियर सिकारा मिल जाएगा, जिसको पिनेकल भी बोलते हैं। तो लोकेशन आप डालिए इसमें। पहला है गुफा मंदिर, इसको आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है। गुफा मंदिर कहाँ पे है? कहलगांव भागलपुर। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? शिवा मंदिर कहाँ है? कोच के है ये, कोच गया में। ठीक है, तो ये दो जो टेम्पल है, ये पाला डायनेस्टी के टाइम टेम्पल्स बने हैं, जो लोकल वंगा स्टाइल के टेम्पल्स हैं। आप इसको मैप में भी डिपिक्ट कर सकते हो। तो बिहार का चलिए एक मैप भी बनाते, इससे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, आपको याद हो जाएगा कि मुझे मैप बनाना कैसे है। ठीक है, भागलपुर वाला रीजन यहाँ डाल दो, गया वाला रीजन यहाँ डाल दो। ठीक है, गया वाला रीजन यहाँ डालो, कोंच गया, एंड दिस इज कहलगांव भागलपुर बिहार। ठीक है, तो ये था टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज फाउंड ड्यूरिंग द पाला डायनेस्टी। ठीक है, तो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी प्ले किया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो लास्ट आर्ट फॉर्म है आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म में, वो है स्तूपास। स्तूपास हमने पढ़ा था मॉडर्न आर्ट में, एंड उसका जो स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा प्रेरित है, जो पाला में फाउंड होता है वो मॉडर्न एम्पायर के दौरान जो स्तूपास बना था उससे काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस खाता है। तो ये पूरी तरह इंस्पिरेशनल लिया गया था मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो जो उसमें पर्पस था सेम रहेगा, जो उसमें लाइक फीचर्स थे वो भी सेम रहेंगे। फिर से हम डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको डायग्राम भी याद हो जाए, क्लास में ही सारे प्रैक्टिसेस कर लेंगे। ठीक है, तो पर्पस सेम है,
एज वेल एज जो आपका बताते हैं फीचर्स है वो भी सेम है, डायग्राम्स में हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं मेंशन करेंगे। यू हैव टू राइट द सेम फीचर्स, यू हैव टू राइट द सेम पर्पस। लोकेशंस चेंज है, अगेन नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज में हमें रूइंस मिले हैं स्तूपास के, कुछ हमें स्पेसिफिक एविडेंस नहीं मिला है लेकिन रूइंस हमें मिला है, जिससे ये हमें पता चलता है कि स्तूपास भी बने थे पाला डायनेस्टी के अराउंड। ठीक है, इसमें अगेन बोधि स्तूप्स और बुद्धास के रिलिक्स मिले हुए हैं, क्योंकि व्हेन यू स्टडी बुद्धिज्म तो वहां पे आपको डिफरेंट सिंबल्स देखने को मिले होंगे। तो डेथ ऑफ द बुद्धा इज सिंबलाइज्ड बाय द स्तूपा, तो दैट्स व्हाई द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा आफ्टर हिज डेथ वेर स्टोर्ड इन दीज स्तूपास, वो एसेंस, वो बुद्धा का एसेंस रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्तूपास को भी देख लेते हैं। जो लास्ट हमारा आर्ट फॉर्म है आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म में, जो पहला कैटेगरी था उसमें ये लास्ट आर्ट फॉर्म है, तो स्तूपास। इसमें मैं पर्पस नहीं लिखा होंगी, सेम पर्पस है, रिलिक्स ऑफ बुद्धा एंड बोधि स्तूप को स्टोर करना, सेकंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए इसको स्टोर, इसको पॉपुलराइज करना। ठीक है, रिलीजियस बुद्धिज्म प्रीचिंग एंड मेडिटेशन के लिए इसको पॉपुलराइज करना। फीचर्स अब देख लेते हैं हम, वो फिर से डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम इसके लोकेशंस देखेंगे। लोकेशन ज्यादा नहीं है इसमें क्योंकि हमें इसके सिर्फ रूइंस मिले हैं, हमें पूरा एक ढांचा ही नहीं मिला है जिससे हम लोग ये सिग्निफाई कर सकते हैं कि स्तूपा भी एक आर्किटेक्चरल फॉर्म था पाला डायनेस्टी के टाइम पे। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग इसके डायग्राम पे आते हैं। तो सबसे पहले पहला फीचर क्या होता था, इसमें स्पेरिकल शेप का था, सेमी स्पेरिकल शेप का था, सॉरी सेमी स्पेरिकल, इसको क्या बोलते थे, अंडा बोलते थे। ये वाली जो है ये जो इसका स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, मेधी बोलते थे। लेट्स मेक इट, ठीक है। देन इसके बाद ये फेंसिंग है, आउटर बाउंड्री है इसकी, ठीक है, ये फेंसिंग हुई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंदर वाले चलने को बोलेंगे पथ, और जो ये वाला जो एरिया है इसको पर्दाशिका, एंड ये जो ऊपर वाली जो बाउंड्री हमने बनाई है उसको बोलेंगे मेधी। ऊपर हम लोग छतरी और हर्मिका बनाएंगे, एंड यहां पे हम लोग गेट्स बनाएंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया हमारा किस चीज का, स्तूपा का। तो ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं छतरी, इसको बोलते हैं हर्मिका, इसको बोलते हैं मेधी, ये वाला जो ओपन स्पेस इसको परदेशिका, इसको बोलते हैं तोड़ाना, इसको बोलते हैं द्वार, ये वाला जो अंदर का एरिया है इसको बोलेंगे पट। ये आपको बनाना है, इसी को फीचर में डालना भी है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, दे हैव टेकन द इंस्पिरेशन फ्रॉम द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दे हैव टेकन द इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्तूपास दैट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द अशोका रेन, ठीक है। तो ये हो गया, पर्पस हमने देख लिया, फीचर्स हमने देख लिया, विच इज सेम एज द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जो बच्चे डायरेक्ट पाला आर्ट में आए हैं, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लेक्चर में आए हैं, तो इसके बाद आप मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लीजिएगा, जिससे आपके ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके लोकेशन देख लेते हैं। तो लोकेशन हमें ये कॉम्बिनेशन में मिला है, जो महाविहाराज हमने देखा विक्रमशिला में, एज वेल एज जो नालंदा में महावीराज देखा, वहीं पे हमें स्तूपा के रूइंस मिले। तो आप इसमें डायरेक्ट नहीं लिखोगे, बस लिखोगे रूइंस ऑफ स्तूपा हैज बीन फाउंड इन नालंदा एंड विक्रमशिला महाविहाराज, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पेंटिंग। पेंटिंग के बाद जो स्कल्पचर वाला पार्ट है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं पेंटिंग्स। पेंटिंग में हमने 3 टाइप ऑफ पेंटिंग देखा था, वॉल पेंटिंग, मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, एज वेल एज मुराल्स पेंटिंग। तो चलिए हम लोग पेंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया। 2 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। स्कल्पचर वाला पार्ट जैसे मैंने बताया मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट है पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, तो हम उसको कल देखेंगे।
एंड जो भी और भी टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखवाए थे वो भी हम लोग कल देखेंगे। सो महाविहारस देख लिया हमने, चैत्यास देख लिया हमने, टेम्पल्स को भी कर लिया हमने, स्तूपास को भी कर लिया हमने। ठीक है, तो हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म ये डन हो गया। अब हम लोग पेंटिंग्स देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा 10 मिनट में। तो इसमें वॉल पेंटिंग हम लोग देखेंगे, मुरल्स देखेंगे एंड उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग देखेंगे। स्कल्पचर्स हम कल के लिए रखते हैं एंड बाकी जो 2 टॉपिक मैंने बताया है, रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, इम्पैक्ट और क्रिटिसिज्म, 3 टॉपिक्स जो मैंने बताया उसको हम लोग कल ही देखेंगे स्कल्पचर्स के साथ। तो फिर आपका पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा हो पढ़ने में। मैं एक डाउट ग्रुप का भी बनाऊंगी इसमें, सो दैट जो मैंने कल बोला था कि गूगल फॉर्म के लिस्ट में आज पोस्ट कर दूंगी, जिसमें आप प्लीज अपने डाउट्स को लिख के भेजिएगा मुझे, एंड इफ यू हैव सम फीडबैक एज वेल तो वो भी लिख के भेजिएगा। एंड आर यू एंजॉइंग दीज लेक्चर्स और नॉट, तो उसमें भी अपना आप ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा, बिकॉज मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। जो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू एज वेल। कुछ बच्चों के तो मैसेजेस मुझे आए हैं, बट ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग, आई वॉन्ट योर ऑनेस्ट फीडबैक। तो प्लीज फीडबैक जरूर लिखिएगा, साथ साथ डाउट भेजिएगा, ठीक है। फीडबैक मेरे लिए है, डाउट आपके लिए। एंड मैं फीडबैक का भी रिप्लाई दूंगी आपको, अगर आप कुछ सजेस्ट कर रहे हैं मैं उसका भी रिप्लाई दूंगी, जो डाउट पूछ रहा हूँ ऑब्वियसली उसका तो रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। एंड पॉजिटिव भी फीडबैक होगा जिसमें मैं खुश होंगी, तो वो भी मैं आपको साझा जरूर करूंगी कि मुझे आपका फीडबैक पढ़ के कितना अच्छा लगा। एंड कुछ अगर आपको लगता है, कुछ क्रिटिसिज्म भी है, गिव अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कि हाँ ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट योर सजेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलिए पेंटिंग्स देख लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि इट इज रिकॉर्डिंग ना। हाँ ठीक है। पेंटिंग्स, सबसे पहले हम लोग पेंटिंग्स देखते हैं, मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग। सो मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स कौन सी पेंटिंग्स है? मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स मतलब जो पाम स्लीव पे, जो बड़े बड़े पत्ते जो आते हैं पाम ट्री के, उस पे ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ठीक है। तो उसी को हम लोग मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स बोलते थे। और ये ना वुडन कवर पे भी बनाए जाते थे, जिसमें कुछ ना कुछ ये कुछ मेंशंस करते थे, कुछ लिखते थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स होती थी वो रेड, व्हाइट, ब्लू, यही सब प्राइमरी कलर्स में इसको बनाए जाते थे। ज्यादातर ये पाम लीव्स में बनाए जाते थे, एज वेल एज कुछ कुछ वुडन कवर्स पे भी इसको बनाया जाता था। ऑलराइट, और ये ज्यादातर आप देखोगे इंग्लैंड में कैम्ब्रिज म्यूजियम है, वहां पे आर्काइव है, वहां पे ये रखा हुआ है, ठीक है, जो पाला आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर के टाइम्स के मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग है। कुछ अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लें तो इसके एग्जाम्पल थोड़े टफ रहेंगे, पेंटिंग्स एज वेल एज आप देखोगे स्कल्पचर्स में। जैसे इसके जो एग्जाम्पल है, कुछ है पंचरक्स, अस्तहस्रिका एंड प्रज्ञा परमित, ये सब एग्जाम्पल है जो आपको याद करने हैं। तो इसमें कोई डायग्राम नहीं है, ऑलराइट। और इसमें ज्यादातर आपको ये पेंटिंग्स के रूइंस जो भी थे वो ज्यादातर आर्काइव ब्रिटिशर्स लेके चले गए, जहां म्यूजियम में आर्काइव है, लेकिन कुछ कुछ के रूइंस हमें वही सारे प्राइमरी लोकेशंस पे मिले हैं, नालंदा, भागलपुर, यही सारे लोकेशंस पे मिले हैं, जहां से डिफरेंट जो हमने आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म पढ़ा है वहां के हमें उसके रिलिक्स मिले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द पेंटिंग्स made on the palm leaves. Wooden covers were also used to make this painting, also used as a base for these paintings, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखोगे रेड, ब्लू, ब्लैक्स आर दी प्राइमरी कलर्स जो इसमें यूज होते थे, ठीक है। ये कुछ प्राइमरी कलर्स है जो इसमें यूज होते थे।
पाम स्लीव से बनता था एंड द वुडन कवर्स इसमें यूज होता था, जिसको क्या बोलते हैं, लैमिनेट किया जाता था वुडन कवर्स को, फिर उस पर बनाया जाता था। एंड ज्यादातर आपको ये लोकेशन लोकेशन अगर हम डालेंगे तो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स आर आर्काइव्ड इन कैम्ब्रिज म्यूजियम। कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं जो कि ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल्स, बट एग्जाम्पल्स ना ऐसे नहीं याद होगा, आप सिर्फ पढ़ोगे तो नहीं याद होगा, वहां जाके आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे। तो जब भी इतने बड़े बड़े वर्ड है ना, उसको क्या करना, उसको देख 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 के लिखते जाना, तो कहीं ना कहीं उसको याद हो जाएगा। नहीं तो एक दो स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे या कुछ लिखने का कुछ, क्योंकि ये सब कॉमन वर्ड नहीं है, ये सब थोड़े से स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल वर्ड है, बुद्धिज्म रिलेटेड वर्ड है, तो वो आसानी से याद नहीं होता है। ठीक है, लिखो प्रज्ञा परिमित, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अस्त हस्त अस्त हस्तरिका। हस्त हस्तरिका। एंड तीसरा एग्जाम्पल, पंचरक्स। मुझे लिए ऐसे याद है क्योंकि मैं एक बार अगर इसको अपने जो मैंने नोट्स अपने प्रिपेयर किए थे और जो भी मैं यहाँ पे ढूंढ पढ़ क्लास लेने से पहले मैं जो देख के आती हूँ, तो वो उससे मुझे कुछ कुछ मैं फैक्ट्स जरूर लिख लेती हूँ, क्योंकि कंसेप्ट तो मुझे अभी भी याद है। फैक्ट्स के लिए मैं जो भी एग्जाम्पल्स देख के आती हूँ, तो एक बार मैं उसको पढ़ लेती हूँ, तो मुझे पुराने वाले एग्जाम्पल्स याद आने लगते हैं। ठीक है, तो पंचरक्स, हस्तरिका एंड प्रज्ञा परमित, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लिखने हैं। इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। तो बेसिकली आपको इसमें यही ध्यान देना है, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग वो पेंटिंग्स थी जो पाम स्लीव पे बनाई जाती थी, एज वेल एज कुछ हमें रिलिक्स मिले हैं जो वुडन कवर्स पे भी बनाए जाते थे। प्राइमरली इसमें जो कलर्स यूज होता था तो रेड, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ये सब प्राइमरी कलर्स यूज हो जाता। और जो आर्काइव हमें मिले हैं लोकेशन, बेसिकली कैम्ब्रिज म्यूजियम इंग्लैंड में मिला है, कुछ इसके रूइंस हमें मिले कहाँ, नालंदा और भागलपुर में मिले हैं। नेक्स्ट जो आते हैं हम, वो वॉल पेंटिंग पे आते हैं। हमने मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग कर लिया, वॉल पेंटिंग हमारा नेक्स्ट है पेंटिंग्स में। तो हम ये दूसरा कैटेगरी कर रहे हैं। पहला कैटेगरी हमने कर लिया था आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म, दूसरे कैटेगरी में हम पेंटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला कर लिया मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, दूसरा है वॉल पेंटिंग। तो ऑब्वियसली वॉल पेंटिंग से पढ़ के ही पता चल रहा है, इट इज मेड ऑन द वॉल्स ऑफ द महावीरा चैत्यज एंड द टेम्पल। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट लाइक फ्रूट, फ्लावर्स, एनिमल, ह्यूमन, बर्ड एंड ट्रीज का इम्प्रिंट किया गया था। एंड इस पेंटिंग्स में जो आर्टिशियंस थे वो अपने इमोशंस भी इसमें ये करते थे, दिखाने का, डिपिक्शन करने की कोशिश करते थे अपने इमोशंस को भी। एंड ज्यादातर ये नालंदा में पाया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये लोकेशंस लाइक सरहाद, सराय स्थल नालंदा में है, जहां पे वॉल पेंटिंग्स हमें देखने को मिले हैं। एंड जो पेंटिंग्स जब हम कंसिडर करते हैं, तो इंडिया में अजंता और बाघ पेंटिंग बहुत नोटिसेबल है। तो इसका बाघ और अजंता पेंटिंग का बहुत इंपैक्ट दिखता है इस वॉल पेंटिंग पे, जो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मिला है हमें। ठीक है, एंड एक तांत्रिक आर्ट, जो तांत्रिक होता है लाइक मैजिशियन वाला, तो वो भी हमें इसमें डिपिक्शन मिला है इनके विजुअल्स में। तो उससे भी हम लोग देख सकते हैं कि तांत्रिक आर्ट का भी काफी इन्फ्लुएंस था वॉल पेंटिंग में। तो बेसिकली दीज आर द पेंटिंग्स which are made on the walls of temples, chaityas, महाविहारास। ठीक है, इंस्पिरेशन फ्रॉम अजंता एंड बाघ पेंटिंग्स कैन बी सीन। ठीक है, तांत्रिक
art were also visible. क्या बनाते थे पेंटिंग्स में? What kind of forms? You can see fruits, animals were carved out, as well as they try to depict human emotions through their art. ह्यूमन इमोशंस को भी ये बताते थे अपने आर्ट के फॉर्म में, ठीक है। और इसमें और भी लिख सकते हो, नेचर से ही लिख दो, बर्ड्स, माउंटेन, ट्रीज को भी डिपिक्ट करते थे। तो ये सारे फॉर्म्स थे उसमें। लोकेशन पे आते हैं हम लोग कि कौन कौन सा लोकेशन है जहाँ पे वॉल पेंटिंग्स हमें मिलता है। तो लोकेशन में ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉ सम मैप भी आप बना सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नालंदा में बताया, शारदा और सराय स्थल हो गया, ठीक है। गया में हो गया कुकड़ीहार, और कोच जो हमने पढ़ा था अभी टेम्पल में, वहां पे कौन सा टेम्पल मिलता है, शिवा टेम्पल जो है वहां मिला था। फिर उसी तरह नालंदा में शारदा और सराय स्थल के अलावा उदंतपुरी भी है, एज वेल एज भागलपुर में विक्रमशिला, कहलगांव, दोनों में हमें यहाँ पे पेंटिंग्स मिले हैं। तो बेसिकली जहां जहां टेम्पल्स हो गए और महावीराज हो गए, वहां वहां हमें उनके वॉल पे पेंटिंग्स ये हमने देखने को मिला है। तो आप इसको, बहुत सारे लोकेशन है, लेट्स ड्रॉ अ मैप, फिर उसी में हम लोग इसको डिपिक्ट कर देंगे। जहां पे ज्यादा लोकेशन है, डोंट हेजिटेट टू मेक अ मैप। मोनोटोनिसिटी तोड़ता है आपके आंसर का, इट लुक्स मोर प्रॉमिसिंग। भागलपुर में डालो, कहलगांव डालो, विक्रमशिला डालो, यहाँ पे नालंदा रीजन है, नालंदा रीजन में डालो उदंतपुरी। मैंने बोला शारदा जगह है, सराई स्थल भी एक जगह है, ठीक है। ये नालंदा का पार्ट हो गया, लिख दो यहाँ पे नालंदा। एंड किस चीज का मैप है? ये बिहार का मैप है, ठीक है। यहाँ पे जो गया वाला रीजन है, इसमें भी दो लोकेशन है, कुकड़ीहार एज एंड कोच। ये क्या है? ये गया है, गया में दो लोकेशन है, नालंदा में तीन लोकेशन है, एंड ये वाला जो रीजन है ये भागलपुर है। तो ये आप फिगर बना दो, फिगर लोकेशन ऑफ वॉल पेंटिंग्स एंड क्लोज इट इन अ बॉक्स। मैं ये सब इतना इसलिए आपको करवाती हूँ ना कि आपको अभी प्रैक्टिस हो जाए मेरे साथ क्लास में कि जब भी डायग्राम बनाओ, राइट अ फिगर टू मेक इट लाइक कि किस चीज का आपने डायग्राम बनाया है, एग्जामिनर को दिमाग न लगाना पड़े। जहां एग्जामिनर दिमाग लगाने लगा वहां वो इरिटेट हो जाएगा। तो दिमाग लगाने ही मत दो, मतलब सोचो कि जो आपको कॉपी चेक कर रहा है आपके कॉपी के बारे में कुछ नहीं जानता है, आपको एक एक चीज उसको बताना है। ऑब्वियसली यही होना भी चाहिए। आपने वो कॉपी लिखा है ना, तो आपको ना पता होगा, उसको कैसे पता होगा? जो एग्जामिनर वहां सर चेक कर रहे हैं, मैम चेक कर रही है, उनको कैसे पता होगा? तो एक एक चीज बता दो कहाँ पे क्या है आपका, ठीक है। एंड सेग्रीगेट, डायग्राम को थोड़ा सेग्रीगेट कर दो टेक्स्ट से, तो वो सेग्रीगेशन बॉक्स से हो गया। किस चीज का आपने डायग्राम बनाया वो आपने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब मान लो किसी में दो ही एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है, तो वहां क्यों बनाना? वहां पे मान लो ऐसा समझ लो कि पाला आर्ट में ही कुल मिला के हमारे पास 4-5 ही लोकेशंस हैं, सारे आर्ट फॉर्म्स को मिला के। तो क्यों हमारे हर एक आर्ट फॉर्म में मैप बनाएंगे? हम क्या करेंगे, बड़ा सा मैप बना देंगे, उसमें सारे लोकेशंस को डाल देंगे, एक हेडिंग दे देंगे कि पेंटिंग है ये यहाँ यहाँ मिलता है, स्कल्पचर है ये यहाँ यहाँ मिलता है, स्तूपास है ये इसका रून्स हमें यहाँ यहाँ मिला है। वैसे भी आप कर सकते हो, बट इसमें लोकेशंस अच्छे खासे हैं, तो दैट्स वाई जहाँ पे लोकेशंस हमें ज्यादा मिलेंगे वहां हम मैप बना देंगे, ठीक है। तो हमने पेंटिंग भी देख लिया। पेंटिंग में हमने क्या क्या देखा? वॉल पेंटिंग देखा, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग देखा, एक पेंटिंग और रह गई है जिसको मुराल्स पेंटिंग बोलते हैं। मुराल्स ही एक टाइप का पेंटिंग ही है, तो इसीलिए हमने उसको पेंटिंग में ही डाल दिया। तो नेक्स्ट जो है वो है मुराल्स।
लास्ट है, इसके बाद जो स्कल्पचर्स है एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है, 2-3 जो टॉपिक मैंने बताया छोटे छोटे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मुराल्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पेंटिंग इटसेल्फ, और ये भी कहाँ पाया जाता है? सराय स्थल जो नालंदा में पार्ट है वहां पाया जाता है। एंड बेसिकली इसमें भी वही डिपिक्शंस हैं, फ्लावर, एनिमल्स, ह्यूमंस, नेचर में जैसे माउंटेन्स हो गया, ट्रीज हो गया, उसका डिपिक्शन यहाँ पे किया जाता था। एंड बेसिकली इसमें जो थीम होता था वो कहीं ना कहीं बुद्धा से रिलेटेड रहता था, बोधि स्तंभ से रिलेटेड थीम्स रहते थे इसमें। और इसमें एक फीचर, एक यूनिक फीचर था कि पेंटिंग के नीचे एक ग्रेनाइट स्टोन होता था। पेंटिंग के नीचे एक ग्रेनाइट स्टोन हमेशा फिक्स होता था, एक प्लेटफॉर्म बना होता था, एंड उसमें भी डिपिक्शंस रहते थे फ्लावर, एनिमल्स, ह्यूमंस के, कुछ ना कुछ उसमें कार्व आउट किया रहता था। तो ये एक यूनिक फीचर था मुराल्स का। तो मुराल्स क्या है? फॉर्म ऑफ पेंटिंग। थीम्स क्या यूज होते थे? थीम्स, द आइडियाज ऑफ बोधि स्तंभ, उसको ये लोग पेंटिंग का रूप देते थे। फीचर इसमें क्या होता था? एक ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म, एट द बॉटम ऑफ द पेंटिंग, जिसपे इनग्रेविंग क्या रहती थी? किस चीज की इंग्रेविंग? फ्लावर, एनिमल्स, ह्यूमंस, एक्सेट्रा, ये इंग्रेविंग्स रहती थी। लास्टली कहाँ मिला था इसका हमें रूइंस? कहाँ मिला है? तो नालंदा में सराय स्थल जो जगह है वहां पे हमें मिला है मुराल्स पेंटिंग। ये पेंटिंग हो गया। अब पेंटिंग्स में डायग्राम नहीं बन सकता, ठीक है, दैट विल बी मोर डिफिकल्ट। भले आप ये कर सकते हो, एक पेंटिंग बना के यू कैन शो लाइक दिस कि ये मुराल पेंटिंग है, इसके बॉटम में ग्रेनाइट है, यहाँ पे कुछ इंग्रेविंग की हुई है, तो इसको डाल दो ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म, इसको लिख दो मुराल, यहाँ पे लिख दो थीम बुद्धिज्म से रिलेटेड। बस ये कर सकते हो। पेंटिंग क्या ही हमें इसमें बनाएंगे, यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल है। सो व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पीवाईक्यू एनालिसिस किया। पीवाईक्यू एनालिसिस से हमें पता चला, एक तो पूछा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो फीचर्स है, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का फीचर्स। दूसरा उसका ये पूछा कि इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन द पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर और द रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज्म विद द पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये पूछा। ठीक है, अब ये दोनों एनालिसिस हमने किए, तो हमने सब टॉपिक्स निकाले। हमने क्या क्या सब टॉपिक्स निकाले? हमने निकाले कि हमें तो आर्ट फॉर्म्स पढ़ना ही है, इसके साथ हमें जो बुद्धिज्म वाला जो कनेक्शन है वो भी पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कुछ इम्पैक्ट रहा है, उसको भी हम बहुत ब्रीफली कवर करेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेक्स्ट हम लोग इसका थोड़ा कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ लेंगे कि पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या क्रिटिसिज्म है। तो ये हमने टॉपिक को सेग्रीगेट किया। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने आर्ट फॉर्म्स पढ़े। आर्ट फॉर्म्स में हमने देखा कि आर्ट फॉर्म्स हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म्स, ठीक है, दूसरा था पेंटिंग्स, तीसरा था स्कल्पचर्स। हमने एक बात कही कि स्कल्पचर्स था जो मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट था पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। हमने इसमें बात भी किया कि जो एक रिनाउंड स्कल्पचर थे, जिन्हें माना जाता है कि दे आर द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ द स्कल्पचर्स, वो थे फादर एंड सन डुओ, जिनका नाम था धीमान और विथपाला। और ये किसने बोला था? तिब्बतन मॉन्क एडी तारनाथ ने, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिखवाया था। ठीक है, तो स्कल्पचर्स में हमने देखा स्टोन स्कल्पचर्स हैं एज वेल एज ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं। हमने बस इसको देखा कि किस टाइप के स्कल्पचर्स हमें पढ़ने हैं, ये हमने भी पढ़ा नहीं है। हमने क्या पढ़ लिया? आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म पढ़ लिया एंड पेंटिंग्स पढ़ ली। आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म में हमने क्या पढ़ लिया? ठीक है, आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा महाविहारा,
हमने पढ़ा फिर चैत्यास, हमने पढ़ा फिर स्तूपास, ठीक है। उसी तरह हमने पेंटिंग्स में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, टेम्पल्स भी हमने पढ़ा, टेम्पल्स भी हमने कवर किया इसमें। हमने इसमें पढ़ा पेंटिंग्स में मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा मुराल्स एंड वॉल पेंटिंग। दो कैटेगरी को हमने कंप्लीट किया, दो कैटेगरी में हमने 7 आर्ट फॉर्म्स पढ़ लिए, दो कैटेगरी 7 आर्ट फॉर्म्स, ठीक है। ये चीज हमने कंप्लीट कर लिया। कल के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग स्कल्पचर देखेंगे, हम लोग इम्पैक्ट ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, क्रिटिसिज्म देखेंगे एंड रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म देखेंगे। ये तीनों टॉपिक, बुद्धिज्म का रिलेशनशिप थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा बड़ा है, बाकी ये दोनों टॉपिक इज वेरी माइन्यूट, इट विल टेक मोस्टली लाइक 5 to 10 मिनट्स। बुद्धिज्म वाले देखेंगे एंड स्टोन एंड ब्रॉन्ज के स्कल्पचर देखेंगे, तो वहां पे हमारा पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको बताया है, ठीक, आप इस पे क्वेश्चन लिख के आइए कि गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, हाँ लिखिए, गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म्स एंड पेंटिंग्स फाउंड ड्यूरिंग पाला डायनेस्टी, गिव सुटेबल एग्जाम्पल along with map to support your answer, ठीक है। आज इस लेक्चर के बाद आपको ये आंसर को अटेम्प्ट करना है, मतलब बेसिकली जब नेक्स्ट लेक्चर आप देखोगे उससे पहले ये हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल टाइप का है, जो भी मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, जो भी लोकेशंस हमने बताए हैं, उसको मैप के थ्रू डिपिक्ट करते हुए आपको इसको लिखना है। अब यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है डायग्राम और मैप, तो यहाँ पे डालना ही है। इवन इफ यू हैव वन लोकेशन, ट्राई टू शो इट थ्रू द मैप, या तो कंबाइन करके दिखा दो या अलग अलग दिखा दो, दिस डिपेंड्स अपॉन यू। और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे, इतना सारे 7-8 फॉर्म्स है, इसको 8 मार्क्स में 2 पन्ने में लिखना है, 2 पन्ने से ज्यादा मत जाना। अभी मैं टाइम का कांस्टेंट आपको नहीं दे रही हूँ, टेक योर टाइम, आधा घंटा लेना ले लो, लेकिन 2 पन्ने से बाहर नहीं जाना चाहिए। पेजेस का कांस्टेंट है, वर्ड लिमिट का कांस्टेंट है, आगे आगे मैं टाइम का कांस्टेंट दूंगी आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, आई होप आपको सही लगा होगा। एंड जिस तरीके से हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक आपको रोट लर्निंग करने की जरूरत है, एंड जो भी कंसेप्ट है यू विल बी एबल टू गेट इन द लेक्चर्स इटसेल्फ। बाकी जो फैक्ट्स है ऑब्वियसली मुझे भी याद नहीं है, मैं भी लेक्चर से लेने से पहले वो फैक्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ, सो दैट आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल्स एंड लोकेशन टू सब्सटेंशिएट माई कंसेप्ट्स। तो उसी तरह कंसेप्ट्स को ध्यान में रखो, फैक्ट्स तो भाई दिमाग है, इसको तो रिवीजन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बार बार, तभी हमें याद होगा। सो दिस इज ऑल वी हैव डन इन दिस लेक्चर। हमने हाफ पार्ट कर लिया, हाफ से ज्यादा पार्ट कर लिया पाला आर्ट का, कुछ पार्ट बचा है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपको करना है, एंड जो मैंने बताया कि पेजेस का कंस्टेंट है, वर्ड लिमिट का कंस्टेंट है, 2 पेज है आपके पास, उसी में लिखना, टाइम का कंस्टेंट नहीं है। टेक योर अटेम्प्ट्स, कितने बार भी लिखो, लेकिन 2 पेजेस में अच्छे से सारे 8 फॉर्म्स आने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैव टू से, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड मैं गूगल लिंक का लिंक शेयर कर दूंगी आपको, फीड सेक्शन में क्रिएट करवाती हूँ, वहां पे गिव योर फीडबैक, गिव योर सजेशन, गिव एंड ऑल्सो पोस्ट योर डाउट्स, फिर मैं उसको रिप्लाई करूंगी। एंड जैसा मैंने कल बोला था, स्पेसिफिक रखना अपने डाउट, जिसको मैं एक्चुअली में सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।